गुड मॉर्निंग बेटा। अभी हम स्टार्ट करते हैं ब्रांच का क्वेश्चन नंबर 19 जो मॉड्यूल में अब नहीं है, पहले था। शायद ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है इसलिए मॉड्यूल से हटा दिया गया। पर बेटा लेंदी तो क्या हुआ, होलसेल डिटेल पर हमें एक क्वेश्चन और करना चाहिए। भले ही टिपिकल है, थोड़ा सा टिपिकल बोले तो लेंदी है, एग्जाम में शायद ही आए, लेकिन क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए जरूरी। तो हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 आपके नोट्स का, केपी लिमिटेड। तो देखिए डिस्कस करते हैं, कोशिश एक एक पॉइंट को हम डील करेंगे, एक एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप चाहे तो पहले इसको खुद सॉल्व करें, करना ही चाहिए, है ना बेटा। कोशिश करें कि हम सॉल्व कर पाएँ इसको समझने के बाद। ठीक है बेटा। तो केपी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ए रेंज ऑफ गुड्स, कई तरह की गुड्स बनाती है, विच इट सेल्स टू होलसेल कस्टमर ओनली फ्रॉम इट हेड ऑफिस। हेड ऑफिस से सिर्फ कौन सेल होती है? होलसेल होती है, बल्क सेल होती है। In addition, the head office transferred goods to a newly opened branch at factory cost plus 15%. हेड ऑफिस ने ब्रांच खोली और वहाँ वो हेड ऑफिस मतलब ये कंपनी केपी लिमिटेड बनाती है और होल सेल करती है, वही एक ब्रांच खोलती है वही केपी लिमिटेड, और ब्रांच में गुड्स भेजती है फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 15%, यानी 100 रुपये की कॉस्ट है तो गुड्स भेजेगी 115 की इनवॉइस प्राइस। तो वो 115 क्या होगी? इनवॉइस प्राइस। इफ कॉस्ट इज 100 देन इनवॉइस प्राइस इज 115। ओके, देन द ब्रांच देन सेल्स दिस गुड्स टू जनरल पब्लिक ओनली ऑन केज बेसिस। फिर ब्रांच क्या करती है, इस गुड्स को जनरल पब्लिक को बेचती है, मतलब ये रिटेल सेल करती है। डेफिनेटली 115 तो क्या हुई इनवॉइस प्राइस? 115 होलसेल प्राइस शायद रही होगी, पर उससे कुछ ऐड करके ब्रांच उसको रिटेल प्राइस पर। द सेलिंग प्राइस टू होलसेल कस्टमर इज डिजाइन टू गिव ए फैक्ट्री प्रॉफिट विच अमाउंट टू 30% ऑफ सेल वैल्यू। हेड ऑफिस जो होलसेल करता है ना, और सेल का 30% कमाता है। फैक्ट्री प्रॉफिट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट माइनस सेल, फैक्ट्री प्रॉफिट मतलब फैक्ट्री कॉस्ट माइनस सेल से जो प्रॉफिट हुआ, फैक्ट्री प्रॉफिट उन्होंने बोल दिया। तो ये भाई कोई बहुत अप्रोप्रिएट ये टर्म नहीं है, पर ठीक है। फैक्ट्री प्रॉफिट वो कितना परसेंट? सेल का 30%, मतलब हेड ऑफिस प्रॉफिट कमाता है सेल का 30%। और जो लिखा है, the selling price to general public is designed to give a gross margin selling price less cost of goods from HO 30% of sale। ब्रांच का जीपी रेट भी कितना है? 30%। ब्रांच इनवाइस प्राइस है, वही उसके लिए कॉस्ट है, कॉस्ट टू ब्रांच। इसी को कॉस्ट मानकर ब्रांच गुड्स तो 30% ऑन सेल कमाती है, 30% ऑन सेल। तो हेड ऑफिस का जीपी रेट भी क्या है? 30% ऑन सेल। ब्रांच का अपना खुद का जीपी रेट, अपनी कॉस्ट को देखते हुए, खुद की कॉस्ट को देखते हुए, इनवॉइस प्राइस को देखते हुए, सेल का 30% जीपी रेट है ब्रांच का अपना। ठीक है। फिर कंपनी ऑपरेट्स फ्रॉम रेंटेड प्रीमाइसेस एंड लीजेस ऑल अदर टाइप ऑफ फिक्स्ड एसेट। ब्रांच की ना अपनी बिल्डिंग है ना अपनी कोई फिक्स्ड एसेट से, वो सारी एसेट किराए पे लेती है, बिल्डिंग भी किराए पर और फिक्स्ड एसेट भी किराए पर। द रेंट एंड हायर चार्जेस ऑफ दीज आर इंक्लूडेड इन द ओवरहेड। और उस पर जो किराया लगता है, रेंट लगता है, मशीनरी का, एसी का, जनरेटर का, जो भी रेंट लगता है वो शामिल है। फिर ये एक सिर्फ एक्सप्लेनेशन है कि आपको टीबी में कोई भी फिक्स्ड एसेट नाम की चीज़ ब्रांच इस टीबी में नजर आने वाली नहीं। क्या ठीक? उसके बाद from the information given below you are required to prepare for the year ended December 1998 in a form, the columnar form। कॉलम P&L बनाना है हेड ऑफिस का, ब्रांच का और इंटायर बिजनेस का। ये चीज़ हेड ऑफिस का P&L बनाओ, ब्रांच का बनाओ और इंटायर बिजनेस का अलग से बनाओ, ये लेंदी हो गया। और जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में देखी थी, अश्विन वाले क्वेश्चन में, हेड ऑफिस की बैलेंस शीट, ब्रांच की बैलेंस शीट और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट को जोड़ तीसरी बैलेंस शीट, ऐसे यहाँ उन्होंने P&L दो पूछ ली, हेड ऑफिस का, ब्रांच का के बाद तीसरा इंटायर बिजनेस, और फिर बैलेंस शीट इंटायर बिजनेस की पूछी। ठीक है। तो ट्रेडिंग P&L 3 कॉलम बनेंगे, हेड ऑफिस का, ब्रांच का और इंटायर बिजनेस। लेकिन बैलेंस शीट का एक ही कॉलम इंटायर बिजनेस, और उसमें ब्रैकेट में इनर कॉलम में दिखाना पड़ेगा हेड ऑफिस की डेट, हेड ऑफिस का डेटर, ब्रांच का डेटर, हेड ऑफिस का स्टॉक, ब्रांच का स्टॉक, हेड ऑफिस की केज, ब्रांच की केज, टोटल बाहर। तो हम कर सकते हैं। इधर अब आता है हेड ऑफिस और ब्रांच का टीबी, मतलब ये क्वेश्चन ब्रांच एज वेल एज फाइनल अकाउंट है, ब्रांच एज वेल एज फाइनल अकाउंट करेंगे। हमें तो इसी में ज़्यादा लगेगी लेंथ
लेंदी ज़्यादा होगा, टफ तो नहीं हो। ठीक है बेटा, करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है रॉ मटेरियल परचेज 35,000। ये रॉ मटेरियल परचेज कहाँ जाएगा? हेड ऑफिस के ट्रेडिंग की डेबिट में। यदि हम एक एक आइटम को मैं डिस्कस कर लूँ कि ये कहाँ जाएगा, तो बेटा आप क्यों नहीं कर सकते कि आप उसके बाद भी मुझ पर डिपेंडेंट हो कि सर बताएंगे तब नोट करेंगे। इसका मतलब आप अपने खुद के ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं करते। जब आपको अपने आप पे भरोसा नहीं है तो दुनिया और ICAI आप पर भरोसा क्यों करेगी? बेटा अपने आप पे तो भरोसा करो कि हमने क्वेश्चन समझ लिया तो हम कर लेंगे। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले यहाँ दिया है रॉ मटेरियल परचेज, ये कहाँ जाएगा? अब इसके ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में। डायरेक्ट वेजेस, ये मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, हेड ऑफिस गुड्स को करता है, फिर सेल करता है, फैक्ट्री कॉस्ट बोला ना, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस, तो ये डायरेक्ट वेजेस भी आएगी हेड ऑफिस के ट्रेडिंग की डेबिट में। फैक्ट्री ओवरहेड बीइंग ए मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, तो ऊपर जो हम ट्रेडिंग बनाते हैं एक्चुअल में ट्रेडिंग प्लस मैन्युफैक्चरिंग दोनों है, एक्चुअल में कहा जाएगा मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग देन P&L। ये फैक्ट्री ओवरहेड जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग की डेबिट में। फिर ओपनिंग स्टॉक का रॉ मटेरियल भी वहीं आएगा मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट की डेबिट में, और फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक भी आएगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में। हाँ, फिनिश गुड्स का स्टॉक ब्रांच में भी है, ब्रांच में भी वो ब्रांच की ट्रेडिंग में आ जाएगा। डेटर्स दोनों के बैलेंस शीट में, कैश दोनों की बैलेंस शीट में, एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी दोनों की प्रॉफिट एंड लॉस में, सेल्समैन सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस P&L में, और इंटर यूनिट अकाउंट, इंटर यूनिट अकाउंट मतलब हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का बैलेंस और ब्रांच की बुक्स में ऑफिस का बैलेंस। हेड ऑफिस ब्रांच से 5,000 लेना दिखा रहा है, लेकिन ब्रांच HO को 2,000 ही लेना दिखा रही है, दोनों में 3,000 का डिफरेंस है, तो हमें इसको रिकॉन्साइल करना होगा। फिर कैपिटल हेड ऑफिस की बैलेंस शीट के इनर कॉलम में या आउटर में जो भी। फिर सन्डी क्रेडिटर फिर हेड ऑफिस में है लाइबिलिटी में। प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट ये ऑन स्टॉक पर क्रेडिट में पड़ा हुआ है। HO क्रेडिट में एक स्टॉक रिजर्व पड़ा है, स्टॉक रिजर्व फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट। ये आपको दिख रहा है कि अभी टीवी में ट्रेडिंग पिल बना हुआ नहीं है, इसका मतलब जो ऊपर स्टॉक है ब्रांच में वो ओपनिंग स्टॉक है। ब्रांच ने यदि ट्रेडिंग पिल नहीं बनाया तो ब्रांच में स्टॉक कौन सा होगा टीवी के अंदर? ओपनिंग वाला। ओपनिंग स्टॉक जो ब्रांच में 9200 9,200 का फिनिश गुड्स का जो ब्रांच में ओपनिंग स्टॉक है, ये ब्रांच में पिछले साल कहाँ से आया था? HO से आया था, हेड ऑफिस का प्रॉफिट इंक्लूडेड था। वो कितना था क्या था वो हमें निकालने की जरूरत नहीं, स्टॉक इधर दे दिया है तो फिर हम निकाल कर गलती नहीं करेंगे। नहीं दिया होता तो हम निकालते हैं, पर जब दिया है तो ओपनिंग, ये ओपनिंग स्टॉक इधर है, स्टॉक ब्रांच में है, प्राइस पर उस पर स्टॉक इधर HO में है। ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक इस साल बिक जाएगा, सारा प्रॉफिट जो पिछले साल हेड ऑफिस को अनरियलाइज था इस साल हेड ऑफिस को रियलाइज जाएगा। स्टॉक इधर क्रेडिट में है तो हेड ऑफिस की P&L में क्रेडिट करेंगे। ओपनिंग स्टॉक इधर है तो ये हेड ऑफिस के PL में क्रेडिट होगा, और क्लोजिंग स्टॉक पर जो हम स्टॉक इधर निकालेंगे वो हेड ऑफिस के PL में डेबिट होगा, अनरियलाइज प्रॉफिट। ये हम 4 बार देख चुके हैं। ओपनिंग स्टॉक रिजर्व तो रियलाइज, नेक्स्ट स्टॉक इस साल बिक चुका होगा। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व मतलब अनरियलाइज, ये अभी स्टॉक बिका नहीं। ये है ओपनिंग स्टॉक रिजर्व जो हेड ऑफिस के ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट में आ रहा है, इसको हेड ऑफिस की P&L में क्रेडिट कर देंगे। वो माल ओपनिंग स्टॉक बिकेगा ब्रांच में, ब्रांच में ओपनिंग स्टॉक रखा है ना 9200, ये बिकेगा ब्रांच में, और बिकते ही प्रॉफिट किसको हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा हेड ऑफिस को। ठीक है बेटा, आया आया। और फिर सेल दी है, सेल कहाँ जाएगी? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में। गुड सेंड टू ब्रांच, हेड ऑफिस के लिए सेल जैसा है, हेड ऑफिस के ट्रेडिंग की क्रेडिट में, और ब्रांच में गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम HO, ये ब्रांच के लिए परचेज जैसा है, ब्रांच के ट्रेडिंग की डेबिट में। दोनों में डिफरेंस कितना है? 1500। हेड ऑफिस ने भेजा 46,000, ब्रांच को मिला 46,500। 1500 इज द डिफरेंस इन गुड्स इन ट्रांजिट। शायद ये गुड्स इन ट्रांजिट होगा या फिर ये लॉस इन ट्रांजिट होगा। हेड ऑफिस ने पहुंचाया ज़्यादा 46,000, ब्रांच को मिला कम, दैट इज 44,500। 1500 का गुड्स ट्रांजिट में हो। ठीक है, देखते हैं आगे क्या लिखा है। तो
के बाद लिखा है ऑन 28 December 98 द ब्रांच remitted 1500 to HO and this has not yet been received recorded in HO। ब्रांच ने 1500 का केस भेजा जो एचओ को नहीं मिला और एचओ में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, इसलिए तो डिफरेंस आ रहा है बेटा। का केस ट्रांजिट है, ये केस ब्रांच ने भेजा, ब्रांच ने एंट्री पास कर ली केस भेजते वक्त, लेकिन एचओ को केस नहीं मिला, एचओ ने अभी तक एंट्री पास नहीं की है, इसलिए आपको बता अब इस ब्रांच से लेना दिखा रहा है 5, ब्रांच देना दिखा रही है 2, डिफरेंस 3 का है, एचओ लेना ज़्यादा दिखा रहा है, ब्रांच 3000 देना कम दिखा रही है। हमें समझ आ गया ना। 1500 का कैश इन ट्रांजिट एचओ ने रिकॉर्ड करना चाहिए, एचओ को मिल रही है। 1500 का गुड्स इन ट्रांजिट जो ब्रांच को मिलने वाला है वो ब्रांच रिकॉर्ड कर सकती है, हेड ऑफिस भी कर सकता है पर ब्रांच भी कर सकती है। जनरली प्रेफरेबल ये होता है कि जिसको असेट मिलने वाली है वो रिकॉर्ड कर ले, ठीक है। फिर क्या लिखा है, लिखा है आल्सो द सेम डेट हेड ऑफिस डिस्पैच गुड्स टू द ब्रांच इनवॉइस एट 1500 इज टू हैव नॉट बीन इंटर्ड इन द ब्रांच बुक्स। ये तो उन्होंने बता दिया कि हेड ऑफिस ने डेट का गुड्स भेजा था, ब्रांच में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि ब्रांच को मिला नहीं होगा, वो तो हमें ऊपर ही दिख गया था, सेंड से ही दिख गया था, उन्होंने और क्लियर कर दिया। 1500 का हो गया कैश इन ट्रांजिट, 1500 का हो गया। देन लिखा है इट इज द कंपनी पॉलिसी टू एडजस्ट आइटम इन द ट्रांजिट इन द बुक्स ऑफ रिसिपिएंट। ये बड़ा समझदार क्वेश्चन बनाने वाला था। ये इनकी पॉलिसी है कि ट्रांजिट को वो रिकॉर्ड करता है जो रिसिपिएंट है, जो प्राप्त करता है, जिसको, और यही लॉजिकल मैंने आपको बताया भी था, यही लॉजिकल भी है मैं आपको बताया था, पर लॉजिक है एंट्री पास करना चाहिए। लॉजिक क्वेश्चन वाले ने लिख दिया कि ये फॉलो करती है, रिसिपेंट की बुक्स में एंट्री होती है, कैश किसको मिलने वाली है, कैश का रिसिपेंट है एचओ, कैश इन ट्रांजिट ब्रांच एंट्री करेगा एचओ, एचओ की बुक्स में एंट्री पास होगी कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, लेकिन गुड्स चूंकि ब्रांच को मिलने वाला है एंट्री ब्रांच करेगी, ब्रांच एंट्री पास करेगी गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ, ब्रांच की बुक्स एंट्री होगी गुड्स इन ट्रांजिट टू, ठीक है। उसके बाद द स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हेल्ड एट द हेड ऑफिस ऑन 31 December 98 was valued at 2300। एचओ में क्लोजिंग स्टॉक दिया है रॉमल का 2300, ओपनिंग स्टॉक रॉमल का ट्रेडिंग की डेबिट में, परचेज ऑफ रॉमल ट्रेडिंग की डेबिट में, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग की क्रेडिट में, अपने आप रॉमल कंज्यूम डेबिट हो जाएगा, ओपनिंग डेबिट में, परचेज डेबिट में, क्लोजिंग क्रेडिट में। ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में भी आएगा और हेड ऑफिस की बैलेंस शीट में भी आएगा, ये कॉस्ट प्राइस। तो एडवाइज दैट देयर वर नो स्टॉक लॉसेस इनकर्ड एट द हेड ऑफिस और ब्रांच, मतलब हेड ऑफिस और ब्रांच में कोई लॉस नहीं होता, कोई गुड्स का लॉस नहीं होता, यदि हुआ है तो वो अब नॉर्मल है, होता नहीं है, होता मतलब कि भाई होता ही है तो नॉर्मल हो गया ना, पर होता ही नहीं है और फिर भी हो जाए तो वो अब नॉर्मल हुआ। देखते हैं क्या होता है। इट इज़ अ कंपनीज प्रैक्टिस टू वैल्यू फिनिश स्टॉक एट एचओ एट फैक्ट्री कॉस्ट। अपने यहाँ फिनिश गुड्स को अपनी फैक्ट्री कॉस्ट पे वैल्यू करता है तो सही तो करता है, तब इसको अपने गुड्स फैक्ट्री कॉस्ट पे ही वैल्यू करना चाहिए और फैक्ट्री कॉस्ट पे ही क्या होगा। देयर वाज नो ओपनिंग और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, डब्ल्यूआईपी नहीं है, अनफिनिश गुड्स नहीं है, रॉ मटेरियल का स्टॉक है, का स्टॉक है, पर डब्ल्यूआईपी का स्टॉक ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग। ब्रांच एम्प्लॉई आर इंटाइटल्ड टू ए बोनस ऑफ 156 अंडर एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट है ब्रांच और ब्रांच के एम्प्लॉय के बीच में, ब्रांच को अपने एम्प्लॉय को 150 का एक बोनस देना बाकी है, ये ब्रांच का आइटम है, ब्रांच अपने पीरियड में इस करेगी डेबिट और बोनस पेबल के नाम से करेगी अपनी बैलेंस शीट में क्रेडिट। ये डबल इफेक्ट ब्रांच में होंगे, 156 का बोनस देना तय हुआ है पर अभी दिया नहीं है, यदि दे दिया होता तो ऊपर टीवी में आ चुका होता, ये इन्होंने अदर इन्फॉर्मेशन में दिया है, नोट में दिया है, मतलब इसका इफेक्ट अभी ब्रांच में लेना बाकी है। ब्रांच क्या करेगी, अपने यहाँ इंडियल में बोनस डेबिट करेगी एज एन एक्सपेंस और बोनस पेबल नाम से क्रेडिट करेगी लाइबिलिटी, बस, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन है, हम शुरू करते हैं, करें। हेलो, हेलो,
शुरू करें? ठीक है बेटा। एक मिनट की, एक मिनट बेटा। हेलो। ठीक है, ठीक है बेटा। हमने बनाया एक कॉलम हेड ऑफिस का, एक ब्रांच का और एक एंटायर बिजनेस का। हमने बनाया मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, P&L। देखिए कम तो पड़ेगी। इन कॉलम मैनेज कैसे करेंगे? ठीक है, हेड ऑफिस, ब्रांच और कंसोलिडेट। ब्रांच कंसोलिडेटेड। ठीक है। ठीक है बेटा। सबसे पहले हमको टीबी के आइटम का देना है सिंगल इफेक्ट। तो बेटा इधर ये तो हमारा ट्रेडिंग पेंडल है, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग। इसमें और यहाँ बनाते बेटा अपन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट उन्होंने सिर्फ एंटायर बिजनेस की पूछी है। बैलेंस शीट ऑफ, और ये भी केपी लिमिटेड। क्या क्या करना है अपने को? बैलेंस शीट फिर बेटा बनेगी कंपनी के फॉर्मेट में। ठीक है, ये बनाते हैं बैलेंस शीट ऑफ केपी लिमिटेड। पर्टिकुलर, नोट नंबर और अमाउंट। ठीक है। तो सबसे पहले, अच्छा इधर फॉर्मेट भी बनाना पड़ेगा ना बेटा, आइटम यहाँ लिखते जाएंगे अपन। ये इक्विटी एंड लाइबिलिटी हेडिंग है लाइबिलिटी साइड का। शोल्डर फंड,
इसमें नंबर 1 शेयर कैपिटल, और नंबर 1 सरप्लस, और नंबर 2 के बाद नॉन करंट लायबिलिटी यहाँ पर नहीं है, मतलब कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है। ठीक है बेटा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है। अब यहाँ लिखेंगे सीधे करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेबल। मेरे ख्याल से इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इधर असेट्स, असेट्स में सबसे पहले नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स, इसमें सबसे पहले क्या आता है बेटा? प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये ब्रांच के अंदर कंपनी भी आ जाता है। इसमें टेंजिबल, इंटेंजिबल है नहीं, और टेंजिबल में असेट है ही नहीं। अच्छा ये तो है ही नहीं ना बेटा, क्वेश्चन ने कह दिया था कि असेट नाम की चीज़ नहीं, बस छोड़ दो, ये तो हमको लिखने की जरूरत ही नहीं थी, बस जीरो कर देंगे। इसके बाद करंट असेट्स, इसमें इन्वेंट्री, इसका नोट नंबर 3 जरूर बनेगा। इन्वेंट्री में रॉ मटेरियल का स्टॉक भी आएगा, फिनिश गुड्स का स्टॉक भी आएगा, फिनिश गुड्स में हेड ऑफिस का भी आएगा, ब्रांच का भी आएगा, और ब्रांच का जो स्टॉक होगा वो इनवाइस प्राइस पे होगा, उस पर हम बनाएंगे, उस पर स्टॉक लेस भी करना पड़ेगा, वो सब हम नोट नंबर 3 में कर लेंगे। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, इसमें सिर्फ डेटर्स हैं, ओनली डेटर्स, तो चाहो तो नोट बनाओ, चाहो तो ना बनाओ। बना लिया, एक सभी बना लिया। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, नोट नंबर 5। टोटल कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी जो कि है नील, नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, नोट 2 सरप्लस, नोट 3 में हमने लिया है इन्वेंट्री, ये लंबा चौड़ा होगा। रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री, हेड ऑफिस की इन्वेंट्री, फिनिश गुड्स, ब्रांच का फिनिश गुड्स, और ब्रांच के फिनिश गुड्स में से घटेगा स्टॉक रिजर्व। नोट 4 ट्रेड रिसीवेबल, इसमें आते हैं डेटर BR। नोट 5 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शुरू करते बेटा 1 बाय 1। अब क्वेश्चन में हमने ये जरूर समझा था कि हेड ऑफिस के लिए कॉस्ट यदि 100 है तो इनवॉइस प्राइस 115 है, और हेड ऑफिस सेल करता है किस रेट पर ये पता नहीं, लेकिन वो सेल पर 30% प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, बट अब शुरू करते हैं 1 बाय 1। सबसे पहले हमको दिया है रॉ मटेरियल परचेज्ड, रॉ मटेरियल परचेज यानी मैन्युफैक्चरिंग डेबिट में आएगा, क्या आएगा? 2 रॉ मटेरियल परचेज 35,000 हेड ऑफिस में डेबिट। ठीक है, फिर बेटा डायरेक्ट वेजेस, ये भी मैन्युफैक्चर डायरेक्ट कॉस्ट है 1,08,500। फैक्ट्री ओवरहेड भी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, ये एक्चुअल में ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बन रहा है। 2 फैक्ट्री ओवरहेड 39,000, क्योंकि ये अपने स्टॉक को फिनिश गुड्स को वैल्यू करते हैं फैक्ट्री कॉस्ट पर, मतलब मटेरियल प्लस वेजेस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड तीनों जोड़कर आती है फैक्ट्री कॉस्ट। तो ये स्टॉक जो यहाँ पर आने वाला है
ये भी तीनों को जोड़कर आएगा, फैक्ट्री कॉस्ट पे आएगा। जब यहाँ स्टॉक फैक्ट्री कॉस्ट पे आने वाला है तो ट्रेडिंग के डेबिट में भी फैक्ट्री कॉस्ट आना चाहिए। ठीक है, अब टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 1800, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हेड ऑफिस में 13,000, ब्रांच में 9200। डेटर्स वन बाय वन डेटर आएंगे बैलेंस शीट के ट्रेड रिसीवेबल में। डेटर यहाँ पर डेटर्स हेड ऑफिस के 37, ये तो बाहर भी लिख सकते हैं अपन। हेड ऑफिस के 37, ब्रांच के डेटर नहीं है, मतलब ब्रांच में शायद उधार माल बिकता ही नहीं होगा। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में हेड ऑफिस की कैश है 22, ब्रांच की कैश है 1000। ओके, और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी 13,900 और 4,000, सेल्समैन सैलरी 22,500 और 60,100, अदर सेलिंग ओवरहेड एडमिन एंड सेलिंग 12,500 और 2,300। इंटरमीडिएट अकाउंट यानी इसको हमें रिकॉन्सिल करने के लिए वर्किंग नोट नंबर 1, रिकॉन्सिलेशन ऑफ इंटरमीडिएट बैलेंसेस। एचओ बुक्स में बोलेगा ब्रांच अकाउंट, डेबिट बैलेंस 5,000, और ब्रांच की बुक्स में इन ब्रांच की बुक्स में खुला हेड ऑफिस अकाउंट, ब्रांच देना दिखा रही है 2,000। कैपिटल बैलेंस शीट के शेयर कैपिटल में लेते हैं, नोट नंबर 1, ये कैपिटल होगी शेयर कैपिटल। हम लेते हैं इक्विटी, मान लेते हैं इसको इक्विटी शेयर कैपिटल ₹50,000। सन्ड्री क्रेडिटर जाएंगे ट्रेड पेबल में, नोट बनाया, नो, सीधे यहाँ पर क्रेडिटर्स हेड ऑफिस के हैं 13,000, ब्रांच में है ही नहीं, ब्रांच में शायद है ही नहीं, है ना, तो क्रेडिटर सिर्फ 10, ठीक है, टोटल बाहर लिख देंगे 13। प्रोविजन फॉर अनलाइज प्रॉफिट इन स्टॉक, फिर से समझ लेते हैं बेटा। ब्रांच में जो ये ओपनिंग स्टॉक है, ये ओपनिंग स्टॉक ये इनवॉइस प्राइस पर है, इसी पर स्टॉक रिजर्व है ओपनिंग। अब ब्रांच में फीफो बेसिस पर जैसे ही ये, अच्छा ब्रांच में जो सेल होगी ये स्टॉक बिक गया होगा, और ये स्टॉक बिकते ही पिछले साल का अनरियलाइज प्रॉफिट हेड ऑफिस को इस साल रियलाइज हो गया होगा, तो ये इस साल हेड ऑफिस का रियलाइज प्रॉफिट है, हेड ऑफिस इसको अपने P&L में क्रेडिट करेगा। स्टॉक रिजर्व फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट ये हेड ऑफिस के P&L की क्रेडिट में आएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट इस साल हेड ऑफिस को रियलाइज हो गया। क्यों हो गया? ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक बिक गया, वो बिकते ही हेड ऑफिस को ये प्रॉफिट रियलाइज हो गया। तो ओपनिंग स्टॉक का रिजर्व हेड ऑफिस में क्रेडिट में पड़ा हुआ था। तो जरा एंट्री सोचो, क्या एंट्री होगी, क्या बैलेंस क्या चल रहा है, क्रेडिट एंट्री होगी, स्टॉक रिजर्व टू P&L,
हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री बोल रहा हूं मैं दूसरी बार। क्या एंट्री होगी? स्टॉक रिजर्व डेबिट टू पी एंड एल। तो पी एल में क्या आ गया? बाय स्टॉक रिजर्व, और लॉजिक भी है, ये प्रॉफिट इस साल हेड ऑफिस के लिए रियलाइज है। फिर सेल्स, हेड ऑफिस की सेल ₹2 लाख। ब्रांच की सेल गलती से डेबिट में आ रही है, वो क्रेडिट में है 65,200, वो गलती से डेबिट में लिखा गई। सेल तो क्रेडिट होती है बेटा, वो टोटलिंग भी देख लो आप, ठीक है, ओके। उसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच, एच ओ लिखेगा आपने क्रेडिट में, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। हेड ऑफिस के लिए सेल जैसा है 46 क्रेडिट, और ब्रांच में परचेज जैसा है टू गुड्स फ्रॉम एच ओ 44,500। ये हो गया टीबी का सिंगल इफेक्ट। अब हम जो करेंगे वो डबल इफेक्ट। सबसे पहले बेटा 1500 का कैश इन ट्रांजिट दिया हुआ है, ब्रांच ने कैश भेजी, एचओ को नहीं मिला, तो एचओ अपनी क्या करेगा? कैश में डेबिट करेगा, तो वो दिखाएगा यहाँ पर कैश इन ट्रांजिट अपनी असेट में, कैश में कैश इन ट्रांजिट, ये एचओ की असेट है। कैश इन टाइम में करेगा एचओ डेबिट, एचओ अपने यहाँ कैश इन टाइम नाम की एसेट खोलेगा, तो कैश इन टाइम को एज एन एसेट डेबिट करेगा, और ब्रांच को देगा क्रेडिट बाय कैश इन ट्रांजिट 1500। अब एचओ बाय बैलेंस सी डी 3500 ब्रांच से लेना दिखा रहा है, 3500 डेबिट बैलेंस आ रहा है एचओ के यहाँ, 3500 डेबिट बैलेंस आ रहा है। अब ये ब्रांच बुक्स में एचओ का अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस 2000, ओपनिंग बैलेंस 2000। अब देखिए 1500 का माल एचओ ने पहुंचाया, पर वो 31 तारीख तक ब्रांच नहीं पहुंचा, पर ब्रांच 2-4 दिन में पहुंचने ही वाला है, तो रिसिपिएंट ब्रांच है, ये गुड्स की प्राप्तकर्ता ब्रांच है, और पॉलिसी भी सही भी है, और क्वेश्चन ने लिखा भी है कि रिसिपिएंट अपने यहाँ रिकॉर्ड करता है ट्रांजिट, तो गुड्स का रिसिपिएंट ब्रांच है, ब्रांच उसकी प्राप्तकर्ता होने वाली भविष्य में, तो इसलिए ब्रांच एंट्री पास करेगी, ब्रांच अपनी गुड्स बुक्स में एंट्री पास करेगी, पर चूंकि बैलेंस शीट तो हम कॉमन ही बना रहे हैं, भले वो असेट हेड ऑफिस की और ब्रांच की जुड़ के आएगी, तो हेड ऑफिस ये इन्वेंट्री में ब्रांच अपने डेबिट करेगी एज ए स्टॉक, तो इन्वेंट्री में हेड ऑफिस की इन्वेंट्री आएगी और ब्रांच की भी आएगी। ब्रांच के नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 2 में गुड्स इन ट्रांजिट, ब्रांच अपने दिखाएगी ₹1500। ध्यान दो बेटा इनवाइस प्राइस पर है, ये ब्रांच की इन्वेंट्री है, तो ब्रांच ने अपनी इन्वेंट्री को डेबिट किया, गुड्स इन ट्रांजिट को डेबिट किया, और ब्रांच क्या पास करेगी? गुड्स इन ट्रांजिट टू एचओ, तो वो अपने यहाँ लिखेगी बाय गुड्स इन ट्रांजिट 1500। बैलेंस 35। अब ब्रांच हेड ऑफिस को 3500 देना दिखा रही है, और हेड ऑफिस भी ब्रांच से 3500 लेना दिखा रहा है। बेटा जब क्वेश्चन में 3 बैलेंस शीट पूछी होती है ना, हेड ऑफिस की, ब्रांच की और इंटायर बिजनेस की, तो हेड ऑफिस की बैलेंस शीट में ये 3500 आता असेट में, ब्रांच की बैलेंस शीट में ये 3500 आता लाइबिलिटी में, और इंटायर बिजनेस में न असेट में न लाइबिलिटी में। ये हमने जो कल क्वेश्चन किया था, परसों किया था अश्विन वाला, उसमें ये किया था। हेड ऑफिस के लिए ब्रांच का बैलेंस एज ए डेटर है, ब्रांच के लिए एचओ का बैलेंस एज ए क्रेडिटर या एज ए कैपिटल है, और जब इंटायर बिजनेस का दोनों तरफ से हटेगा तो वो नील हो गया था। तो यहाँ पर हम हेड ऑफिस की बैलेंस शीट बनाते तो 3500 असेट में दिखाते, ब्रांच की बनाते तो लाइबिलिटी में दिखाते, पर चूंकि हम दोनों की मर्ज करके बना रहे हैं, तो 3500 ना असेट में आएगा ना 3500 लाइबिलिटी में आएगा, ये इंटायर बिजनेस की बैलेंस शीट में कहीं आएगा ही नहीं, क्योंकि हम बेवजह असेट लाइबिलिटी दोनों तरफ दिखाएं कोई मतलब नहीं, जबकि ये तो सिर्फ इंटरनल एडजस्टमेंट है, एक्सटर्नल कोई लाइबिलिटी नहीं जिसको हम असेट लाइबिलिटी दिखाएं, ये तो एक इंटरनल एडजस्टमेंट था इंटर यूनिट अकाउंट के बैलेंसेस। तो ये दोनों रिकॉन्सिल होकर वर्किंग नोट में ही पड़े रहेंगे, इसको बैलेंस शीट में लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये भी हो गया। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एचओ में 2300 है, ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा बाय रॉ मटेरियल स्टॉक।
2300 एचओ में ट्रेडिंग में क्रेडिट और बैलेंस शीट में आएगा इन्वेंट्री में। एचओ में रॉ मटेरियल 2300, फिर ये भी हो गया। फिर लिखा है ब्रांच के यहाँ 156 का बोनस देना बाकी है, तो ब्रांच अपने पीरियड में बोनस 156 से बोनस डेबिट और बोनस पेबल क्या आएगा अपनी, ये तो हम लिखना रह गया लायबिलिटी में, ये ट्रेड पेबल था और अदर करंट लायबिलिटी में बोनस पेबल 156 एचओ की, ये सॉरी ब्रांच की है। ये बोनस पेबल पीएनएल में डेबिट और लायबिलिटी में क्रेडिट अंडर द हेड ऑफ करंट लायबिलिटी, सब हेड अदर करंट लायबिलिटी। ये डबल इफेक्ट हो गए बोनस पेबल के। क्वेश्चन दिखने का बड़ा था पर टफ नहीं है। अब बेटा वही बात, यहाँ पर क्वेश्चन में जीपी रेट दी हुई है 2 जीपी, जीपी रखते ही क्या निकल जाएगा स्टॉक, ये फिनिश गुड्स का स्टॉक निकल जाएगा। बैलेंसिंग फिगर बेटा हमने जो अश्विन वाला क्वेश्चन किया था वहाँ भी ये था, जीपी रखते ही हमें स्टॉक निकल जाएगा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्योंकि क्वेश्चन में जीपी भी अननोन है अभी और फिनिश गुड्स का स्टॉक भी अननोन है, दोनों में से कोई एक चीज पहले निकलेगी। तो हम जीपी बेटा जीपी जो सेल है हेड ऑफिस की सेल 2 लाख का 30% ये जीपी हुआ सेल पर, और ब्रांच में सेल कितनी है 65,200, ब्रांच में भी जीपी रेट 30% ऑन सेल ही है 65,200 इंटू 0.3, ये जीपी, ये जीपी ट्रेडिंग में डेबिट पीएल में क्रेडिट, और ये जीपी एक्चुअल है एक्सटर्नल सेल पर है, पर जो हेड ऑफिस ने ये माल भेजा है ये भी इनवॉइस प्राइस पर है, इस पर भी प्रॉफिट कमाया है 100 पर 115, 100 का गुड्स ब्रांच 100 की कॉस्ट का गुड्स ब्रांच को 115 पर भेजा जाता है, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 15%, तो 46,000 डिवाइड बाय 115 इंटू 15, हंड्रेड की कॉस्ट के गुड्स को भेजा जाता है 115 पर, तो 115 हो गई इनवाइस प्राइस, 115 की इनवाइस प्राइस पर 15 रुपए का प्रॉफिट, तो 46 की इनवाइस प्राइस पर कितना प्रॉफिट 6,000। ये हो गया प्रॉफिट। एक प्रॉफिट हमने लिया हेड ऑफिस की सेल पर, सेल 2 लाख का 30% 60, और जो गुड्स भेजा है 46 का, ये भी प्रॉफिट लेकर भेजा है तो उसका प्रॉफिट भी आ गया, भले वो अनरियलाइज हो भले वो नोशनल हो। अब बैलेंस शीट फिगर यहाँ आएगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वो ट्रेडिंग अकाउंट में होगा क्रेडिट, बैलेंस शीट में होगा डेबिट। ब्रांच में पहले एचओ का डेबिट में 1800 प्लस 13,000 प्लस 35,000 प्लस 1,08,500 प्लस 39,000 प्लस 66,000 2,63,300 माइनस 246 माइनस 2,300, ये स्टॉक आया 15,000। बैलेंस शीट फिगर स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ये यहाँ भी आएगा और इन्वेंट्री में भी आएगा। ये तो कॉस्ट पर है 15,000, ट्रेडिंग में क्रेडिट बैलेंस शीट में डेबिट, डबल इफेक्ट हो गया स्टॉक की। अब ब्रांच में डेबिट में 9200 प्लस 44,500 प्लस 19,560 माइनस 65,200 8060, ये है ब्रांच में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एट इनवॉइस प्राइस।
ये ट्रेडिंग में क्रेडिट भी होगा और बैलेंस शीट में डेबिट भी होगा। $8060 ये दोनों किस पर है? इनवाइस प्राइस पर। इतना गुड्स ब्रांच में है, ब्रांच की गोडाउन में है जो एचओ से आ चुका है, इतना अभी रास्ते में है और दोनों इनवाइस प्राइस पर है। अब ट्रेडिंग अकाउंट तो कंप्लीट, जी पे रखते ही स्टॉक आ गया। अब ये जो ब्रांच में स्टॉक है बेटा दो, ये है स्टॉक इन हैंड और ये है स्टॉक इन ट्रांजिट। दोनों इनवॉइस प्राइस पर है, दोनों गुड्स हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजे थे। कुछ ब्रांच को मिल गया, कुछ अभी रास्ते में है, मिलने वाला है, पर दोनों अभी नहीं बिके। और दोनों नहीं बिके तो दोनों में जुड़ा हुआ प्रॉफिट हेड ऑफिस के लिए अनरियलाइज। हेड ऑफिस ब्रांच के क्लोजिंग स्टॉक पर बनाता है स्टॉक रिजर्व फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट। तो स्टॉक रिजर्व यहाँ डेबिट होगा हेड ऑफिस के प्रॉफिट एंड लॉस में, तो स्टॉक रिजर्व फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट। बेटा स्टॉक रिजर्व 8060 इंटू 115 की इनवाइस प्राइस पर 15 रुपये का प्रॉफिट और इधर 1500 सेम। आप चाहो तो इसका बना लो वर्किंग नोट, बनाऊं क्या वर्किंग नोट? बना लेता हूं। वर्किंग नोट नंबर 2, क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व और अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक एट ब्रांच। 8060 ये है स्टॉक इन हैंड, ये 115 पर है, इस पर 15 रुपये का प्रॉफिट इंक्लूड है। और एक 1500 का माल अभी रास्ते में है, ये भी 115 पर है, इसमें भी प्रॉफिट 15 रुपया। 8060 डिवाइड बाय 115 इंटू 15 1051 और 1500 डिवाइड बाय 115 इंटू 15 195 या 196, ये हो गया स्टॉक रिजर्व 1245 नहीं 1051 प्लस 196 1247, ये आ गया क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। ये क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व जो बना है ये हेड ऑफिस के लिए प्रॉफिट अनरियलाइज हेड ऑफिस अपने जनरल पीएल अपने पीएल में डेबिट करेगा 1247, यहाँ डेबिट कर कर उसके अकाउंट खुलेगा हेड ऑफिस में और हेड ऑफिस का वो स्टॉक रिजर्व स्टॉक में से लेस होगा। ये जो स्टॉक है 1247, तो ब्रांच का स्टॉक था 8060 प्लस 1500 माइनस 1247 8313। बेटा ये स्टॉक ब्रांच क्या है और ये स्टॉक रिजर्व एचओ क्या है, पर चूंकि दोनों की बैलेंस शीट एक ही बन रही है तो एक ही जगह आएगा। स्टॉक चूंकि डेबिट बैलेंस है और स्टॉक रिजर्व ये क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस था, डेबिट बैलेंस में से क्रेडिट बैलेंस लेस करके दिखा दिया। क्रेडिट बैलेंस को लायबिलिटी में दिखाने से बेहतर है इसको स्टॉक से लेस करके दिखाओ। तो हमने हाँ बैलेंस शीट अलग अलग बनती तो ये ब्रांच की बैलेंस शीट में असेट में आता, ये एचओ की बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आता, लेकिन ग्रुप की बैलेंस शीट में स्टॉक लेस स्टॉक रिजर्व होगा जो हमने यहाँ किया है, क्योंकि हम बैलेंस शीट ग्रुप की बना रहे हैं, इंटायर बिजनेस की बना रहे हैं। ये भी हो गया, बस नेट प्रॉफिट निकाल लिया जाए।
और वो प्रॉफिट निकाल कर रख दिया जाए सरप्लस साइड में, निकाली जाए प्रॉफिट 66,000 प्लस 1200 माइनस 3900 माइनस 22,500 माइनस 12,500 माइनस 1247 29428। ये प्रॉफिट अभी सिंगल इफेक्ट हुआ है, ये यहाँ भी आएगा और सरप्लस में P&L एचओ का 9428, ये डबल इफेक्ट हो गए। पीएल में डेबिट मतलब वहाँ पर, और इसको ट्रांसफर कर दिया पीएनएल में, या लाइबिलिटी में क्रेडिट। ब्रांच का प्रॉफिट 19,560 माइनस 4,000 माइनस 6,200 माइनस 2,300 माइनस 150 6904, ये यहाँ भी और रिजर्व एंड सरप्लस में भी। ये P&L बस। शेयर कैपिटल एज इट इज 50 की 50, रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस 6904 प्लस 29428 36332 36332। इसके बाद इन्वेंट्री का टोटल 2300 प्लस 15,000 प्लस 8313 25613 इन्वेंट्री 25613। इधर ट्रेड रिसीवेबल एज हेड ऑफिस की बस 37, एशियन कैश इक्विवेलेंट 22 23 24,500 24,500, ये हो गया। क्रेडिटर 13 के 13 बस, ये ज़ीरो है। अब देखते हैं टोटल 50 प्लस 36,332 प्लस 13,000 प्लस 156 99,488। इधर क्या बच गया और क्या छोटा है हमारा।
एक मिनट, ये टोटली मिस्टेक तो नहीं है? होगी तो आपको तो पकड़ में आ गई होगी, देखता हूँ मैं एक बार और। ये प्रॉफिट मैंने गलत निकाला है क्या? ये प्रॉफिट तो हमारा आ रहा है 17053। मेरा कैलकुलेशन मिस्टेक था क्या? 17053 प्लस 6, ये आ रहा है 3957, 3957, 3957, 357 प्लस 50,000 प्लस 13,156, 87113। अब देखते हैं। अब टेली हुआ, ठीक है। वो मिस्टेक क्या थी, प्रॉफिट हमने गलत निकाल लिया था, तो बैलेंस शीट में डिफरेंस आ गया। प्रॉफिट सही निकलते ही बैलेंस शीट टेली होगी, बस। 87113। बेटा अब ये तो हो गया। अब हमको एक बनाना है कंसोलिडेटेड P&L। तो बेटा ये तो बनता है ग्रुप के लिए, तो इसमें क्या करना होगा, सेल में सेल जोड़ दो, अब खर्चे जोड़ दो। जैसे कुछ तो बड़ा आसान है बेटा, कुछ चीज़ें तो बड़े आसान है। रॉ मिल का स्टॉक ओपनिंग 1800, सेल 2,65,200, बेटा ऐसा कर देंगे, बस जोड़ के दिखा दें तो हो जाएगा। सारे ये खर्चे जोड़ दो। हाँ बस क्या करना है, ये जो स्टॉक है 13,000, तो हमको ये कंसोलिडेट अलग से बना देना चाहिए था। इंटायर बिजनेस का ट्रेडिंग अलग से बना सकते हैं। बेटा ये जो स्टॉक है ये इनवाइस पे इस पर है, और इसमें से ये स्टॉक यूजर है। तो हम क्या करेंगे, 13,000 प्लस 9,200, 13,000 प्लस 9,200 माइनस 1,200, ये कितना आएगा, 13,000 माइनस 1,200, 21,000। इसको हम 21 ही दिखाएंगे। तो ये 1,200 को बजाय क्रेडिट में दिखाने के हम क्या करेंगे, फिनिश गुड्स में से लेस करके दिखाएंगे, क्योंकि जो ओपनिंग स्टॉक है ये ओपनिंग स्टॉक है 9,200, इसी पर 1,200 स्टॉक जो बना हुआ है। बेटा अब मुझे लगता है कि हमें एक अलग से कॉलम बना देना चाहिए, और वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम एक अलग से कॉलम बना देंगे, P&L, ट्रेडिंग P&L एज ए ऑफ इंटायर बिजनेस एज ए होल या कंसोलिडेटेड। उसमें रॉमिल का स्टॉक एज इट इज, स्टॉक ऑफ फिनिश हेड ऑफिस का एज इट इज, ब्रांच का स्टॉक घटाने के बाद, परचेज एज इट इज, वेजेस एज इट इज, फैक्ट्री ओवरहेड एज इट इज। लेकिन ये गुड्स फ्रॉम HO जो डेबिट में है और उधर गुड्स इन ब्रांच क्रेडिट में है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, कर लेंगे। तो और आप कहें तो इसका मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर दे भी दूंगा। हाँ उसमें स्टॉक, ये रॉमल तो एज इट इज आएगा, ये स्टॉक एज इट इज, लेकिन ये स्टॉक जब दिखाएंगे ना तो उसमें से ये स्टॉक रिजर्व घटा के दिखाएंगे। और यहाँ पर एक स्टॉक और जोड़ना पड़ेगा, वो 1,500 का स्टॉक इन हैंड प्लस स्टॉक इन ट्रांजिट मिलाकर कुल स्टॉक माइनस स्टॉक रिजर्व, वो करके स्टॉक दिखाएंगे। तो वो तो आपको कंबाइन बनाना है, बस बाकी सब चीज़ें जोड़ लेंगे। ठीक है बेटा।